Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor, and today we are going to talk about unit number 5, that is termed as gravitation. So in gravitation we are going to learn the concepts related to the gravity. तो बेटा ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले हमें आइजैक न्यूटन ने जो है वो बताया 1665 में। अब बात यह है कि जब आइजैक न्यूटन को इस बात के बारे में पता चला या उसने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, तो उसने जो है वो ऐसा कैसे किया, उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या किया, थिंकिंग की कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो कहा जाता है बेटा, एक जो है वो मशहूर जो है वो कहानी है आइजैक न्यूटन के बारे में कि वो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था कि प्लैनेट्स किस तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनका मोशन कैसे होता है। तो इसी जो है वो थिंकिंग के दौरान क्या हुआ कि एक एप्पल, एक सेब जो है वो उसके सर पर आकर गिरा और उसने सोचा कि ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये सेब जो है वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया है। तो उसके बाद जो है वो जब उसने इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसने जो है वो ये बात जो है वो बताई कि ऐसा ग्रेविटेशन की वजह से है। और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को जब उसने जो है वो प्रेजेंट किया, तो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने के बाद आज तक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जितना न्यूटन को ग्रेविटेशन के बारे में इल्म है, जितनी उसको जो है वो समझ है, उससे ज़्यादा समझ आज तक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी हमें नहीं हो सकी। ठीक, तो बेसिकली आइजैक न्यूटन ने बताया क्या था, आइजैक न्यूटन ने हमें जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया। बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो कि पूरी यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है। कोई भी दो बॉडीज हों, उन दो बॉडीज के दरमियान फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खुसूसियात क्या हैं? इसकी खुसूसियात में सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ये है कि ये फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स है। यानी कि क्या होता है कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, रिपेल नहीं करती, एक दूसरे से दूर नहीं धकेलती। तो जब ये अट्रैक्ट करती हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, अ फोर्स विद विच एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हर एक बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी को जो है क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट्स से आप जो है वो चेयर के साथ अपनी बॉडी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो सर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होती। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील क्यों नहीं होती बेटा? इसलिए फील नहीं होती क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है, बहुत थोड़ी फोर्स होने की वजह से ये फोर्स जो है वो फील नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इसी बेस पर उसने जो है वो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट किया। अब जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो न्यूटन ने ये बात बताई कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ऑफ द बॉडी के। यानी कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स की अगर हम बात करें तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, F इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द बॉडी। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। तो मास m1 मल्टीप्लाई बाय मास m2, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ऑफ टू बॉडीज एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स। यानी कि फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी जितना इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, और उतनी ही कम होगी जितनी इस प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी। जिस तरह आपकी बुक में उसने जो है प्रेजेंट किया हुआ है कि आपके पास बेटा दो जो है वो इस तरह से स्फीयर्स हैं। तो जो दो स्फीयर्स हैं उसमें से एक स्फीयर जो है वो लार्जर इन साइज है और दूसरा जो स्फीयर है, दूसरा स्फीयर जो है वो स्मॉलर इन साइज है। स्फीयर्स जिस तरह एक गेंद होता है, तो ये जो दो स्फीयर्स हैं, इन स्फीयर्स में ये जो हमारे पास लेफ्ट वाला स्फीयर है, लार्जर स्फीयर है, इस लार्जर स्फीयर की हम बात करें तो ये लार्जर स्फीयर क्या है, ये लार्जर स्फीयर m1 है मास, और जो स्मॉलर स्फीयर है इसका मास जो है वो क्या है, m2। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो मास m2 है, ये मास m2 जो है वो मास m1 की तरफ जो है वो खींचा चला जाएगा।
ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये F जो है वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह जो मैस M1 वाला स्फीयर है, ये भी जो है क्या होगा, ये भी जो है वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, मैस M2 वाले स्फीयर की तरफ, और इसकी भी फोर्स कितनी होगी, F ही होगी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इन दोनों की फोर्स सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो जब अपोजिट है, तो एक फोर्स हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, दूसरी फोर्स नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्यों नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं दूसरी फोर्स को, हम इस फोर्स को भी नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों में से कोई एक फोर्स जब नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक, तो इस तरह हमारे पास जो ये फोर्स है बेटा, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस की, ठीक है, और फोर्स जो है वो इक्वल होती है, जितनी फोर्स जो है वो स्फीयर ऑफ मास M1 जो है वो अप्लाई कर रहा है, उतनी ही फोर्स स्फीयर ऑफ मास M2 अप्लाई कर रहा है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज के स्क्वायर के। यानी कि ये जो हमारे पास दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज का सेंटर क्या है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, ठीक है जी। तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स से रिलेटेड है ये फोर्स। यानी कि ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी, और ये डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा, फोर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें ये मालूम है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ये डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज से, और इनवर्सली रिलेट करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। अब ये जो दो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, इन रिलेशनशिप्स को एक सिंगल कंबाइंड रिलेशनशिप की फॉर्म में जब मैं लिखूंगा बेटा, तो कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं हम F is directly related to M1 M2 divided by D square. What is it? It is the same thing that is being represented in the above two relations. तो इसको, इन दो रिलेशंस को हमने एक सिंगल रिलेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब जब हमने इसको सिंगल रिलेशनशिप की फॉर्म में लिखा है, तो इस सिंगल रिलेशनशिप की फॉर्म में लिखने के बाद जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेके जाएंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में जाने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। ठीक, तो वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपिटल G। कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। प्रोपोर्शनैलिटी से जब इक्वालिटी में चलेंगे, उसके बाद जो है वो बाकी टर्म्स इस तरह रहेंगी, M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ठीक, अब बात ये है कि हमारे पास ये जो G है, इस G की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। जब हम G की वैल्यू की बात करते हैं बेटा, तो G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू है बेटा हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square. This is the value of capital G, that is universal constant of gravitation। और ये वैल्यू जो है वो आप जानते हैं कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। क्यों बहुत छोटी है? इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 की पावर -11 है हमारे पास इस साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि G की वैल्यू बहुत छोटी है। तो जब ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी उसको मजीद कम कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो G है, ये G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.673। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, हमारे पास फॉर्मूला आया F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। कौन सी फोर्स, जो फोर्स किसी भी दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये फोर्स जो है किसके बराबर है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। तो जब हम सेंटर ऑफ द बॉडीज की बात करें, तो हमने बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि हम जो है वो आमतौर पर ये समझते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस जो है वो इन दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरी बात जो आपकी बुक में जो है वो
बताई नहीं हुई। वो बात क्या है जी, वो बात ये है कि बेटा जब हम g की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो g जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो आपको जो है वो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। ओके, उसके बाद हम बेटा देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या चीज जो है वो एक दूसरे के साथ मुश्तरक है, यानी कि इनमें क्या चीज कॉमन। ठीक, तो जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेटा हमने ये बात डिस्कस की है कि जो दो बॉडीज हैं वो दो बॉडीज जो है वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। अब जब हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई कर रही हैं तो लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास जो मास m1 है ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, मास m2 के ऊपर, वो एक्शन है। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारा मास m2 है वो क्या कर रहा है, मास m1 के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फोर्स जो है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो जब हम जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं बेटा तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो जब एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इन अकॉर्डेंस है, किसके इन अकॉर्डेंस है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ लॉज relate to each other, both laws when relate to each other not only relate but also reinforce each other। यानी कि ये दोनों लॉ सिर्फ एक दूसरे से रिलेट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, यानी कि एक लॉ दूसरे लॉ को जो है वो प्रेजेंट करता है, उसकी कंफर्मेशन करता है। ठीक, तो हमने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही बात डिस्कस की है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो वैलिड है, यानी कि तमाम बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। जो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो वो फोर्स एक्शन के तौर पर कंसीडर की जाती है। दूसरी बॉडी जब पहली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो वो फोर्स जो है वो रिएक्शन के तौर पर कंसीडर की जाती है। और ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।